हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी चाहत भी यही कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। अच्छा, काम का मतलब ये नहीं कुछ भी करना है, प्रोडक्टिव काम करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है राहुल और शिक्षा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में वो बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट्स आप तक पहुँचने वो सबसे पहले पहुँचे। अब ये बात मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक्स आप देख रहे हो, आपको उतनी क्लियरिटी ना मिल रही हो, तो उस क्लियरिटी को लाने का काम हमारा जिम्मे है। तो आप क्या करना है, आपने बस इस वीडियो को और आने वाले सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है और शिक्षार्थ के साथ बने रहना है। शिक्षार्थ की पूरी एजुकेशनल टीम यही काम कर रही है, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज चीजें प्रोवाइड कर रही है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ चीजें मिलने वाली। तो बस इसी अच्छी बात से हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हालांकि हम चैप्टर में क्या बात कर चुके हैं, पहले मैं आपको शॉर्ट में वो बता देता हूँ। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, इसमें हम पिछले दो वीडियोस में बेसिक बातें एटम्स के बारे में कर चुके हैं और साथ में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे कि डाल्टन साहब, बर्जीलिय साहब, इन्होंने इस पूरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें और डिटेलिंग बात करी है ना, और डिटेलिंग में हमें कैसी चीजें बताई है ना, जैसे सिंबल्स बताए, फिर सिंबल को दिखाने का तरीका की बात हमने कर ली है ना। हमने इतनी बात है कि हमने एटॉमिक मास जान लिया, हमने मॉलिक्यूलर मास जान लिया। जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो जाकर आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके सामने मिले। ठीक है, आज के इस पोर्शन में, आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे आयंस, आयोनिक कंपाउंड को लेकर चर्चा करेंगे, कैसे केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं, लिखते कैसे, उन पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया क्या होता है आयन और क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूं। ये जो आपके सामने लिखा है ये तो आप बाद में भी फोकस कर लेंगे, यहां देखिएगा ध्यान से। अभी तक आप एक चीज तो जान चुके हैं कि सर एटम क्या होता है, करेक्ट। एटम क्या होता है वो चीज आप जान चुके हो। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कोई एक एटम लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका एटम लिख दिया, सोडियम का, करेक्ट। अच्छा, एक साथ दो एटम बता देता हूं ताकि क्लियर हो। ये है सोडियम और ये है मान लीजिए क्या, क्लोरीन। आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 11, और क्लोरीन का होता है 17 यानी कि 17। इतना तो आप अब तक जान चुके हो, ठीक है, करेक्ट। अब जब तक मैं इस सोडियम और इस कैल्शियम बोल रहा हूं, क्लोरीन को देख रहा हूं, क्या आपने ऊपर कहीं प्लस या माइनस देखा? नहीं देखा। इसका मतलब फिलहाल के लिए ये कंप्लीटली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल का मतलब क्या है? तो बच्चों, जब मैंने आपको पिछला हिस्सा बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जब आप किसी के एटॉमिक नंबर को देखते हो तो ये एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी पता लग जाता है कि सर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। अब क्योंकि ये दोनों 11 है, इसका मतलब अभी इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, एक दूसरे को ये बैलेंस कर रखे हैं। और बैलेंस करने का मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि यदि मैं इसको पकड़ूं, इनको टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगने वाला। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें, 17, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें, 17। तो सेम केसेस के साथ। लेकिन एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? जब मैंने इनके अंदर जांचा, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखा, तो पता लगा कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम हमसे कह रहा है कि सर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, यानी कि 2, 8 और 1। यानी कि जब हमारे एनर्जी शेल में, यानी कि हमारे न्यूक्लियस के बाहर एटम में इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। कैसी सिचुएशन होगी? ऐसी सिचुएशन होगी। देखो हम बताते हैं आपको, ये वाली सिचुएशन होगी। पहले में कितने बैठ जाएंगे, 2, फिर कितने बैठेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट में कितने बैठ जाएंगे, 8। अब दिक्कत ये हो गई कि सोडियम ने कहा कि यार ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा है ये मेरे लिए दिक्कत का काम कर रहा है, सिरदर्द बना हुआ है। तो फिर अब मुद्दा क्या आया कि इस सिरदर्द को, इस टेंशन को दूर करना है। क्यों करना है दूर और क्यों हमें दिक्कत हो रही है? क्योंकि जितने भी आप अपने आसपास, जैसे हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में स्टेबल होना। स्टेबिलिटी का मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें आप ठीक ठाक करो, एक स्टेबिलिटी अप्रोच करो, ठीक है, लाइफ में। सेम एलिमेंट्स का भी यही सोचना होता है कि यार हम धूम धड़ाका रिएक्शन जो भी करें, एट द एंड मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। अब इनकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इनकी स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, यानी कि जो लास्ट वाला एनर्जी शेल होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, 8।
यदि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऑक्टेव में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल कहेंगे। ऐसा इस वजह से कहते हैं वो अपने आप को, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जिनको नहीं पता है वो सुन लो बेटा। क्या होता है कि केमिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे पाए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हालांकि मैंने आपको पिछले हिस्से में बता दिया था, ऑर्गन वगैरह हुए, नियॉन वगैरह हुए, क्रिप्टॉन वगैरह हुए, ये लोग जिनॉन वगैरह हुए, ये पता है क्या थे? ये कहलाते थे क्या? नोबल गैसेस, यानी कि आइडियल गैसेस। जब हमने इनके इलेक्ट्रॉन का बैठने का सिस्टम देखा तो लास्ट में इन सभी की लास्ट वाली कक्षा में, इन सभी के लास्ट वाले एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें? 8। और जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे तो ये लोग क्या करते थे? अपने आप को ना फ्री रखते थे। फ्री का मतलब ये किसी से भी रिएक्ट ही नहीं करते थे, मतलब किसी के साथ दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं हुई इनको, क्योंकि ये इतनी ज्यादा अपने आप में स्टेबल हो चुके हैं। तो इसी वजह से इनको हमने बोल दिया आप लोग हैं नोबल। नोबल का मतलब आदर्श लोग, आइडियल लोग, आपसे हम सीखेंगे। तो सेम सोडियम ने भी सीखा। सोडियम ने बोला यदि ये लोग आइडियल है तो हमें भी तो आइडियल बनना है। तो हमें आइडियल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आइडियल बनने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन तो हमें परेशान कर रहा है। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को भगा दूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? मेरे लास्ट एनर्जी ये वाले शेल में, इस वाले शेल में कुछ नहीं रहेगा, है ना। यदि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अरे यार ये तो कलर ही चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम भी कलर चेंज कर लेंगे। ये था हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, तो क्या सीन बनेगा? सीन ये बन जाएगा कि भाई साहब अब आपके पास केवल और केवल, इसको तो आपने भगा दिया एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, यानी कि जो आपके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब वो कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि आपने एक को भगा दिया। तो इस चक्कर में अब सोडियम जो है स्टेबल हो जाएगा, और यही तो उसकी चाहत थी। अब लेकिन इस स्टेबिलिटी के चक्कर में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो भगाया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 10 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या 11 है। तो आप मुझे बताओ नेगेटिव चीज ज्यादा है कि पॉजिटिव चीज ज्यादा है? पॉजिटिव चीज ज्यादा है ना। इसी वजह से सोडियम के ऊपर आता है प्लस का एक साइन। और ये प्लस का एक साइन क्यों आया? क्योंकि भाई साहब आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दान कर दिए। इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया आपने? दान कर दिया, निकाल दिया। और जब भी आप इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं तो वो जो आपने सिस्टम डेवलप किया है बेटा, उसके सिस्टम के डेवलपमेंट के चक्कर में आपके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इसको हम फिर बोलेंगे आयन। जब भी आप अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करके, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को दान कर दो या इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर दो। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी समझाऊंगा। इधर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को भगाया है। क्यों भगाया है? क्योंकि उस चक्कर में मैं परेशान हो रहा था। मैंने जैसे ही भगाया तो मेरे अंदर क्या आने लगी? शांति, स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन इस स्टेबिलिटी के चक्कर में मेरे ऊपर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो हम अपने आप को पहले क्या बोल रहे थे? सोडियम का एटम। अब हम बोलेंगे सोडियम का आयन। और बेटा उसका नाम भी स्पेसिफिक होता है। कौन सा आयन होता है? वो कैटायन। जब भी आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन का दान दिया है और आप अपने आप को बोलेंगे कैटायन। यानी कि अब ये सोडियम का एटम है? नहीं, अब ये सोडियम का है कैटायन, या सिंपली सोडियम का आयन। ठीक है। वहीं अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने बोला मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। मेरे पास प्रोटॉन कितने? 17। अभी सब ठीक है। फिर मैंने क्लोरीन को ध्यान से देखा। क्लोरीन को जब मैंने ध्यान से पकड़ा तो इसके पहली कक्षा में, दूसरी में और तीसरी में हमने ध्यान से देखा तो पता लगा सर पहली में इसके पास भी कितने होंगे सर? 2, है ना, 2, 8 और 7। सेकंड में कितने होंगे सर? 8 होंगे, 4 और 4 8। ठीक है। और जो लास्ट वाले होंगे उसमें कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे बताओ, एक क्लोरीन हमें मिला जो कह रहा है मेरे आखिरी एनर्जी शेल में 7 लोग बैठे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको यह बताया गया कि हमें तो बनना है आइडियल, और आइडियल का मतलब हमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को लाना आसान? आप बताओ। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन को लाना आसान है ना। 7 इलेक्ट्रॉन को भगाने में तो भैया बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो इसका मतलब यदि कहीं से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा, एनर्जी वाइज स्टेबल कर लेगा, अपने आप को आइडियल की तरह बना लेगा। तो यही काम क्लोरीन करता है। क्लोरीन कहीं से एक एटम की जुगाड़ करता है और अपने आप को 17 की जगह वो क्या बना लेगा? उसके पास हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और दैट मीन्स बेटा अब आप मुझे बताओ पॉजिटिव वाली चीज बढ़ गई कि नेगेटिव वाली चीज बढ़ गई? नेगेटिव वाली ना, इसलिए क्लोरीन के ऊपर आता है एक नेगेटिव का चार्ज। क्लियर? तो अब क्या मैं इसको एटम बोलूंगा? नहीं, अब इसको आप बोलेंगे आयन। कौन सा आयन? क्लोरीन का आयन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और जब भी किसी
आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब आपने वहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, रिसीव किया है, और उसको हम बोलते हैं एनायन। इलेक्ट्रॉन दान करने पर कैटायन, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने पर एनायन। दैट इज, इसी को हम बोलते हैं भैया, दिस इज कॉल्ड एटम ना, दिस इज कॉल्ड आयन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि भाई ये आयंस क्या कहलाते हैं। अब आप थोड़ा इसी को और ध्यान से देखो। सोडियम क्या चाह रहा था? सोडियम चाह रहा था मैं अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, हमने कहा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन क्या चाह रहा था? हम कहीं से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लें, हमने कहा ले लो। अब आप थोड़ा सोच के देखो, यदि कहीं से ये सोडियम आयन और ये क्लोरीन आयन आपस में मिल जाएं, तो क्या इन दोनों का काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है, और इसी चक्कर में ये दो आयन है, ये आकर अपनी अपनी दोस्ती को एक गठबंधन में बना लेंगे और फाइनली ये बना लेंगे NaCl, और इसी को हम बोलेंगे क्या? आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब तो आप जानते ही थे, कंपाउंड का मतलब क्या था कि दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग एटम दोस्ती करना चाहते हैं। पर इसको मैंने बोल दिया आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि यहां एटम दोस्ती नहीं कर रहे हैं, यहां दोस्ती किसकी हो रही है? आयंस की दोस्ती हो रही, इसी वजह से इसका नाम हो गया आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? अब एक बात जान लीजिए, जनरली क्या होता है बच्चों, ये जो भाई साहब है सोडियम, ये क्या है? मेटल्स, और क्लोरीन क्या होता है बच्चा? ये होता है नॉन मेटल। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सुनो। हालांकि ये नॉन मेटल मेटल का कॉन्सेप्ट जो है आप 10th में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान करना बड़ा आसान समझते हैं, वो होते हैं मेटल्स, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान करना पसंद करते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को खाना यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान समझते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं कि जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलते हैं ना, तो वहां आयोनिक कंपाउंड बनता है, यानी कि वहां आयंस मिलकर दोस्ती करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जैसे कि कैल्शियम होता है, अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। कितना होता है? 20। अब 20 का मतलब 2, 8 और 10, यानी कि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 होंगे। अब 10 का मतलब कितने होंगे आप अपने बताओ? 10 का मतलब होंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। करेक्ट। अब आपको तो पता था ना कि हमें खुद को अच्छा रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए 8 चाहिए। भाई साहब के पास 10 है, 2 एक्स्ट्रा है, और वो 2 एक्स्ट्रा परेशानी कर रहे हैं, तो उनका कैल्शियम ने बोला भगाओ यार इसको। तो इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को आप भगा दोगे तो मुझे बताओ आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई कि नेगेटिविटी बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन को भगाया है, नेगेटिव चीजों को भगाया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या बढ़ गई? पॉजिटिविटी। इसलिए हम कैल्शियम के ऊपर लगाते हैं प्लस, और प्लस भी हमें 2 क्यों करना है? क्योंकि आपने 2 नेगेटिव लोगों को, 2 इलेक्ट्रॉन को भगाया है, इसलिए +2। समझे? तो इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम का आयन। हाँ या ना? और क्योंकि जो आयन्स होते हैं वही आयन जब एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी। देखिए फटाफट से थ्योरी भी देखते हैं। So an ion is defined as an atom or a group of atom that carries either a positive or negative electric charge. A positively charged ion is called cation, while a negatively charged ion is termed as anion. बच्चों ना एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल रखे थे वो थे कौन से आयन? मोनो एटॉमिक आयन। ये क्या बोल दिया मैं समझाता हूं। अभी आपको ना एक लिस्ट देखने मिलेगी, लिस्ट को देखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका? सोडियम का, तो ये कितना एटम था? एक एटम था, और इसके ऊपर मैंने चार्ज लगाया तो आपने बोल दिया ये सोडियम का आयन बन गया। लेकिन एटम अभी भी कितना था? एक ही एटम का इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब इसको आप बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब सिंगल एटॉमिक आयन, मतलब आपने एक एटम, मोनो का मतलब होता है एक एटम का यूज करके आयन बना दिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात कर लूं, एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 2+ होता है, यानी कि मैग्नीशियम आयन इस तरीके से होता है। ये भी क्या है? एक एटम है ना? करेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, इसकी लिस्ट अभी आपके लिए नीचे दी गई है, वो आपको ना याद नहीं करना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा याद करो, बस जब भी आप पढ़ते हो ना उसको ना नोट करके अपने सामने चिपका लो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हो, जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, इसको क्या बोलने वाले हो? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अब मुझे बताइए इसमें एक एटम का इस्तेमाल हुआ है कि 2 एटम? बच्चा 2 एटम है।
एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, लेकिन ये आयन तो है ना, क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्या लिखा है -1। इसका मतलब इसको आप बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। हालांकि लॉजिकली कुछ लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डाई एटॉमिक आयन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम बोल सकते हैं। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो आप या तो बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन या बोलेंगे पॉली एटॉमिक, यानी कि सिंगल है तो मोनो, और सिंगल से ज्यादा यानी कि 2 3 जितने भी लोग आ जाए फिर बोलेंगे हम पॉली एटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल आप बार बार इसका नाम पढ़ोगे, सल्फेट बोलते हैं SO4 2-। क्या ये आयन है? बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर देखो माइनस या प्लस कुछ होना चाहिए, इसका मतलब ये आयन है। अब ये जो है पॉली एटॉमिक क्यों है, क्योंकि सर एक है सल्फर का आयन और एक है एक है सल्फर का एटम और एक है ऑक्सीजन का, इसका मतलब ये है पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, एनीवेज पॉइंट क्या है, आपको बस इतना समझना था कि ये जो आयंस होते हैं ये सिंगल एटम से भी बन सकते हैं और 2-3 मिलकर भी बना सकते हैं। सिंगल से बनेंगे तो मोनो, और ज्यादा से होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको पॉली बोल देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आपके सामने एग्जांपल भी है, आयंस कंपोज ऑफ अ सिंगल एटम आर टर्म्ड मोनो, जो कि आपके सामने जैसे कि क्लोरीन। जबकि वहीं देखो आप, ये भाई साहब कार्बोनेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट वाले आयन में देखो आप, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है ना। कार्बन के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, टोटल कितने एटम हुए, टोटल यहां 4 एटम हुए है ना। आ गया क्या, ये कार्बन का कितना एटम है, कार्बन का एक ही है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है, टोटल कितने हो गए 4 ना। इसका मतलब पॉली एटॉमिक आयन की कैटेगरी में भाई साहब पहुंच चुके। ठीक है, चलो कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि यदि एक आपने ले लिया पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन, एक आपने ले लिया नेगेटिव आयन यानी कि एनायन, और इन दोनों की दोस्ती करा दी, तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, अब आपको ना एक छोटी सी चीज में क्लियर कर देता हूं यही, ताकि आपको डाउट ना हो। आपने यदि ध्यान दिया हो, ठीक है, पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। इन एनी आयोनिक कंपाउंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय कैटायंस इक्वल्स टू द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द एनायंस इंश्योरिंग द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इनका ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल लिखा था सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यदि मुझे सोडियम ने क्या बोला था, सोडियम ने ये बोला था कि भाई साहब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए तो तुमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा था। जबकि क्लोरीन क्या कह रहा था, क्लोरीन कह रहा था मेरे को एक ही तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मेरा एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो यदि मुझे कहीं से क्या मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये भाई साहब कितने थे 2 8 7, और ये भाई साहब कितने थे 2 8 और 1। इनने क्या बोला, इनने बोला कि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, और इनने क्या कहा हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इनका ये कहना है, इस पॉइंट का ये कहना है कि जितने पॉजिटिव आयंस या जितना कैटायन जनरेट हो रहा है उतना ही नेगेटिव आयन भी होना चाहिए, यानी कि एनायन। यदि ये दोनों बराबर रहेंगे, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यदि ये बराबर रहेगा तो जो कंपाउंड बनेगा आयंस के द्वारा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड। और ये हमारी कंडीशन में होती है कि जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो हमेशा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों, यार सिंपल सी बात है ना, जितना मुझे भूख लगी उतना ही तो खाना चाहिए ना। यदि मुझे 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी चाहिए, 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी चाहिए, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो सोडियम और क्लोरीन का जो बॉन्डिंग है ना, वो आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ हमें ये भी बता रहा है कि यहाँ एक पॉजिटिव है तो यहाँ एक नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को मिलाया, खिट्टुस किया फिट्टुस किया, और ये लोग बन गए सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड होता है न्यूट्रल का मतलब इसमें आपको करंट नहीं लगेगा, नमक का दाना, इसको नमक का दाना बोलेंगे ना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक का दाना। आप नमक उठाओगे, नमक टच करोगे, आपको झटका लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, चलो, When naming ionic compounds, the cation's name is always stated first, followed by the anion. बच्चा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये आप ध्यान भी रखिएगा, अभी के लिए नहीं, बड़ी क्लासेस में जब भी आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, यूजुअली क्या होगा, जैसे कि मैंने किसका इस्तेमाल किया, सोडियम आयन का, और इसकी दोस्ती मैंने किससे कराई, इसकी दोस्ती मैंने कराई क्लोरीन वाले आयन से, ठीक है। तो दोस्ती कराने पर जो बना उसको अपने आयनिक कंपाउंड बोल दिया। अब कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये सिस्टम ही, ये रूल ही है, जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को लिखते हो, उसका नाम बोलते हो, तो हमेशा जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कैटायन, उसको रखते हैं आगे। जो कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको आपको रखना है आगे,
और जो नेगेटिव वाला यानी कि जो एनायन वाला हिस्सा होता है इसको हम रखते हैं पीछे और बोलते भी ऐसे हैं। कैसे बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको आपने क्या नाम बोला? ये है सोडियम और ये भाई साहब पीछे क्या है? क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हमेशा ये चीज याद रखिए, कैटायंस नेम्स इज ऑलवेज स्टेटेड फर्स्ट और उसके बाद होता है आपका एनायन। ठीक है, ये चीजें खैर याद रखने वाली हैं। अब जो चीज मुझे बतानी थी वो क्या है, सुनो। अच्छा, एक और पॉइंट है, पहले वो भी देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन द केमिकल फॉर्मूला इज नॉट explicitly mentioned in the compound's name. For instance, Al2SO4 is named aluminum sulfate. इनका ये कहना है कि जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को लिखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा, अब लिखने के बाद ये तो हो गया उसका केमिकल फॉर्मूला, लेकिन जब मैं उसका नाम बोल रहा हूं तो मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला? Al2SO4 को क्या बोला? एल्यूमिनियम सल्फेट। बेसिकली इनका ये कहना है कि आप जब किसी आयोनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तो आप क्या लिख रहे हो? एल्यूमिनियम और पीछे क्या लिखा आपने? सल्फेट। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं बच्चा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 का मतलब 2, 8 और 3। अब आप मुझे बताओ लास्ट में कितने होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो ये क्या करता है? 3 को भगा देता है, क्योंकि हमें यदि यहां कितने बनाने हैं? 8, तो या तो आप इसको 8 बनाने के लिए या तो कहीं से 5 लेकर आओ या इन 3 को भगा दो। तो 5 लाना मुश्किल पड़ेगा, 3 को भगाना आसान पड़ेगा, तो ये क्या करता है? इन 3 को ना भगा देता है। अब जैसे ही भगाता है तो यहाँ एल्यूमिनियम के पास आ जाता है 3 का प्लस। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि ये कौन सा आयन है? कैटायन। इसी वजह से आपने इसको आगे लिखा है, अभी समझाया था ना, कैटायन पहले और पीछे सल्फेट जो होता है ये होता है SO4 2-, ये रखा जाता है पीछे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो हमें पता है क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जब आप इस पूरे फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे Al2SO4 को, तो यहां 2 भी लिखा है और यहां 3 भी लिखा है। ठीक है, लेकिन जब आपने नाम लिखा तो नाम में सिर्फ आपने क्या बोल दिया? एल्यूमिनियम और सल्फेट, ना आपने डाई वर्ड यूज किया, डाई वर्ड यूज नहीं किया, ना आपने ट्राई वर्ड यूज किया। यानी कि मुझे ये तो बताया ही नहीं ना कि वहां एल्यूमिनियम के कितने लोग बैठे हैं? 2, या सल्फेट के कितने लोग बैठे हैं? 3, ये तो बताया ही नहीं। तो हमारा जो सिस्टम है वो यही कहता है कि आपको डाई, ट्राई, टेट्रा यानी कि 2, 3, 4 इन नंबर को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका सिंपल नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट। बस इतनी सी बात उन्होंने ढंग से हमें समझा दी, तो आप भी समझ जाओ। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। पता नहीं कितने लोगों को, बच्चों को पता है कि नहीं पता। बच्चा पहले तो इस टेबल को ध्यान से, अच्छा रुको, इस टेबल को ध्यान से, हाँ देख ही लो, झंझट खत्म करो, पहले इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में आपके सामने कुछ मैंने क्या रखे हैं? आयंस का पहले से स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि जो सोडियम आयन होता है बेटा, इसमें कितना चार्ज होता है? +1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सोडियम जो है वो अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को। क्लोराइड जो है या क्लोरीन जो है, ये अपने आप को आयन में कन्वर्ट करने के लिए कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसी तरीके से कैल्शियम के पास 2 लोगों को भगाना होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का आयन। अब ये जो ऑक्सीजन का आयन होता है, अब आप याद करो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8 होता है, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 और 6। अब लास्ट में 6 है, अब इसको 8 बनाना है तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स खाने पड़ेंगे, इसलिए ये 2- वाला आयन बनाता है। ऐसे ही होता है पोटेशियम, सल्फाइड, इस तरीके से। तो ये टेबल आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टेबल आपको धीरे धीरे अपने आप पचने लगेगी। फिर देखो ये कौन से आयन है? ये हो गए पॉली एटॉमिक आयन। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एटम्स आ गए? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, पेरोक्साइड। ठीक है, और भी हैं। अमोनियम आयन, देखो NH4+ अमोनियम आयन बोलते हैं बच्चा। अब ये धीरे धीरे आपको याद होंगे, और ये मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले होंगे तो वहां आपको कंपाउंड बनाने दिया जाएगा। अब कंपाउंड यदि मैं बनाने दे दूं और आपको यही ना पता हो कि इसके पास चार्ज कितना होता है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो ये चीजें क्लियर रखना बेहद जरूरी होती है। ठीक है, तो एक बार इस टेबल को आप देखिएगा जरूर। कार्बोनेट है ना, फॉस्फेट, सल्फाइड, क्लोरेट, ये सब आयंस होते हैं। अब यदि आपको याद हो तो पहले तो मैं स्लाइड को करता हूं नीचे, थोड़ी सी हम जगह लेते हैं। आपको याद हो जब हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में बताया था।
बताया था, करेक्ट। लेकिन उस समय मैंने आपको आयनिक कंपाउंड की बात नहीं की थी। उस समय जो हमने कंपाउंड पढ़ा था बच्चा, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड था, यानी कि मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स। याद है कि भूल गए? जब हमारे ऋषि कात्यायन ने बताया था कि यार एटम अलग अलग नहीं रह सकते, यदि फ्री स्टेट में नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना है, अलग अलग नहीं रहना है, तो वो दोस्ती करेंगे तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। तो इन कंपाउंड में एक कंपाउंड आया था, कौन सा कंपाउंड था? मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड। याद है आपको? करेक्ट। कात्यायन ऋषि ने हमें क्या बताया था कि यदि कोई व्यक्ति, कोई एटम अकेला नहीं रहना चाहता है तो उसकी दोस्ती कराओ, और उस दोस्ती को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल यदि मान लीजिए अलग अलग व्यक्ति से दोस्ती कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप यदि भूल गए हो तो मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से। कात्यायन ऋषि ने बोला था कि यदि एटम क्या करना चाहता है? दोस्ती करना चाहता है, तो उस दोस्ती का क्या नाम होता है? उस दोस्ती का नाम होता है मॉलिक्यूल। और यदि वो मॉलिक्यूल या वो दोस्ती सेम व्यक्ति के साथ होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली, तो इसे हम क्या बोलते थे? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की तो इसे हम क्या बोलते थे? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। लेकिन यदि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की तो हम क्या बोलते थे इसे? मॉलिक्यूल। लेकिन किसका मॉलिक्यूल? कंपाउंड का। तो इसका नाम होता था मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अभी हमने कौन सा कंपाउंड पढ़ा? आयोनिक कंपाउंड। दो अलग अलग चीजें। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझाता हूं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, फटाफट से देख लीजिए। उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां ये होता है हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आप पढ़ चुके हो, अब आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो बच्चा होता क्या है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने लिख लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो तो अपन ने क्या देखा? इसका इलेक्ट्रॉन देखा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर धूम मचाते हुए घूम रहा था, ये था उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर मैंने देखा क्लोरीन को। क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, तो इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, 2, 8 और 7, यानी कि लास्ट में इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 7, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 और 7। बाकी सब अंदर होंगे, है ना। यहां होगा कितना उसका? 8, यहां कितना होगा? 2। इसकी दिक्कत नहीं है, बाहर वालों पर ध्यान देना है। अब हुआ ये बच्चा, क्लोरीन और ये जो भाई साहब थे हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, इधर 2 यहां 8 लिख देता हूं। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन ने सोचा कि यार मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? क्लोरीन ने बोला मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जो पहली कक्षा होती है, यानी कि जो पहला सर्किल होता है, पहला एनर्जी शेल होता है, उसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए होते हैं, और उसके बाद जितने होते हैं उनको चाहिए होता है 8। तो हाइड्रोजन ने क्या बोला? मुझे स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2। क्लोरीन कह रहा है मुझे स्टेबल होने के लिए चाहिए 1। अब कहीं आपका दिमाग ये तो नहीं कह रहा कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल के दे दो? बच्चा यदि मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे दूंगा तो क्लोरीन का तो भला हो जाएगा, पर आपको नहीं लगता हाइड्रोजन के साथ ज्यादती हो जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन तो कहीं का ना, आपने उसको स्टेबल भी नहीं किया और उसके पास जो एक चीज थी वो भी छीन ली, तो ये नहीं कर सकते। ना ही क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां निकाल के दे सकता है कि चलो क्लोरीन ने सोचा मैं अपनी भलाई से या अपना इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन का भला कर दूं, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएगा पर फ्लोरीन नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ स्टेबल हो। तो फिर बच्चों इन्होंने एक डिसीजन लिया। इन्होंने क्या कहा? इनका ये कहना था, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया? इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि यार एक काम करो, ना तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो और ना मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं। क्यों? क्योंकि यदि हम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे तो किसी एक का ही भला हो पाएगा, दूसरा तो परेशानी में आएगा। तो फिर इन दोनों ने म्यूचुअली यानी कि साठ गांठ करके, मिल बांट करके एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया कि काम करते हैं, क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई गाड़ी खरीदनी थी और मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, है ना। मान लो गाड़ी कितनी की आ रही है? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की, मेरे पास 50,000 है, दूसरे के पास 50,000 है। तो हमने क्या किया? दोनों ने 50,000 मिलाया और इन दोनों ने क्या किया? गाड़ी खरीद ली। अब वो जो गाड़ी है वो किसके नाम पे होगी? हम दोनों के नाम पे, यानी कि उस पर अधिकार किसका है? हम दोनों का। कुछ ऐसा ही काम इन लोगों ने किया। इनने क्या किया? हाइड्रोजन ने बोला कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन ने बोला या मेरे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा?
मेरे पास लास्ट में है 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनने कहा एक काम करते हैं अपन ना शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग करने का मतलब, शेयरिंग करने में ये फायदा है, तुम भी स्टेबल हो जाओगे, हम भी स्टेबल। मैं आपको बहुत अच्छे से बना के समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आ रहा था। ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, हमारा फोकस सिर्फ होगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। लास्ट में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। ये हो गया क्लोरीन, ठीक है, बल्कि और इस तरफ कर लेते हैं, ये होता है इस तरफ, ठीक है। क्लोरीन के पास लास्ट में 7 थे और हाइड्रोजन के पास कितने थे लास्ट में? हाइड्रोजन का भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां दूसरे कलर से ताकि आपको क्लियर हो। ये हाइड्रोजन और इसके पास थे 1। ये क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इधर इधर करने से इनका भला कर पाऊंगा? नहीं ना, किसी एक का ही भला होगा। तो इन लोगों ने सांठ गांठ करके समझौता किया और बोला काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयर का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो जाएगी। शेयर का मतलब इस पर तुम्हारा भी पूरा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने जब अपने आप को, इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से लिखा, तो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल। क्लोरीन ने अपने आप को देखा तो क्लोरीन ने कहा अरे हमारे पास भी कितने हो गए? हमारे पास भी 8 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 और इन दोनों को मिला के 8। इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बनाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये दोनों ने मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाया है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसमें इलेक्ट्रॉन दान, रिसीव, लेना देना ये सब नहीं हुआ, यानी कि आयंस नहीं बने, इसलिए आयनिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, बल्कि यहां इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। क्यों शेयर हुए हैं? क्योंकि यदि हम दान करेंगे तो किसी एक का ही भला होगा और ये काम हमें नहीं करना था, इसलिए हमने यहां शेयरिंग की। ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है कि कैसे हम इस केमिकल कंपाउंड, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो चाहे वो आयोनिक हो, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। लिखने का मतलब क्या होने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि हम किसी केमिकल कंपाउंड को, चाहे वो आयनिक हो यानी कि वो आयन से बना हो, और चाहे वो नॉर्मल हो यानी कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, कैसे हम उसको लिखने वाले हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले आपको समझनी होगी एक बहुत ही खास बात, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। उसको लिखने से पहले आपको एक खास चीज समझनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले आप इसकी एक बार थ्योरी देख लीजिए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड प्रोवाइड्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। द chemical formula of a compound provides a symbolic representation of its elemental composition. For example, मैंने आपको बोला कि आप लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप जब एल्यूमिनियम सल्फेट का नाम बोलते हो तो आपने तो बोल दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन क्या उसकी आपने प्रॉपर डिटेलिंग दी? नहीं दी। क्यों मैं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अभी अभी आपने क्या सीखा था कि सर एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था? Al2SO4 एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे पूरी डिटेल मिल रही है कि एल्यूमिनियम के पास कितने लोग बैठे हैं या कितने उसके एटम है? 2। सल्फेट के कितने एटम है? 3। क्या मुझे नाम से पता चल रहा था? नहीं ना, नाम में डाई और ट्राइबट तो आ ही नहीं रहता। इसलिए केमिकल फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि वो हमें डिटेल रिप्रेजेंटेशन देता है किसकी, जिससे वो चीज मिलकर बनी है। जैसे कि इस पूरे में एल्यूमिनियम की जरूरत लगी, सल्फर की जरूरत लगी, ऑक्सीजन की जरूरत लगी यानी कि सल्फेट की जरूरत लगी। तो इनको मिलाने पर, तभी तो हमें इनको मिलाने पर ही तो हमें पूरा आइटम मिला है। लेकिन उसकी डिटेलिंग कब मिली? जब हमने उसका केमिकल नाम लिया कि केमिकल फॉर्मूला लिखा, केमिकली उसका फॉर्मूला लिखा। इसलिए केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से आपको एक चीज समझनी है, और वो क्या समझना है? पहले तो हम कलर चेंज करेंगे पेन का, बहुत देर हो गई। क्योंकि बच्चों अब यहां से आपको एक खास चीज सीखनी है, उसके बाद आपको ये केमिकल फॉर्मूला लिखना समझ में आएगा। हम बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी? वैलेंसी। ये क्या चीज है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जांपल देखो पहले तो। कंसीडर दिस एग्जांपल ऑफ हीलियम एंड ऑर्गन, जो आपके सामने है, हीलियम और ऑर्गन। इन दोनों को ध्यान से देखो। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं बच्चा? ये दोनों ही कहलाते हैं नोबल गैस, या इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस। ये लोग नोबल है, आइडियल है। क्यों है नोबल और आइडियल? हालांकि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, पर फिर भी सुनो, ये नोबल या आइडियल क्यों है? क्योंकि हमारी केमिस्ट्री ने हमें एक चीज समझाई कि यार जैसे कि हीलियम है, हीलियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 2 है।
इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब यदि आप इस डायग्राम को देखो तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक यहां दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। क्या कोई और एनर्जी शेल, कोई और सर्किल आपको वहां नजर आ रहा है? नहीं ना। इसका मतलब इसका जो एनर्जी शेल है ये पहले नंबर वाला है, और पहले नंबर में केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, और 2 वहां है। इसका मतलब ये भाई साहब स्टेबल है। याद रखिए, जब भी किसी एटम के एनर्जी शेल को आप देखते हैं तो जो पहले नंबर का शेल होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको हम डुप्लेट बोलते हैं, और बाद में जितने भी शेल आते हैं उन सभी में मिनिमम हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी आप उसको स्टेबल कह सकते हो, है ना। स्टेबल का मतलब उन्हें आप बोल सकते हो क्या, ये पूरा हटता क्यों नहीं है भाई, स्टेबल का मतलब आप उसे क्या बोल सकते हो कि आप आइडियल बन गए, आप नोबल बन गए, समझे। यही चीज हमें सिखाई थी हमारी केमिस्ट्री ने। अब जब मैंने हीलियम को देखा तो हीलियम ने बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, यानी कि मेरा जो सर्किल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डुप्लेट मेरा कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब मैं स्टेबल हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्गन देखा, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, 18 है, ये आपके सामने लिखा है 18 होता है, ठीक है। अब 18 का मतलब 2, 8 और 8, यानी कि उसके पहले सर्किल में, पहले ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके लास्ट में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और हम चाहते भी यही है। यदि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब आप प्रभु आइडियल है, नोबल है, आपसे में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आप स्टेबल है। क्लियर। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है, वैलेंसी तक की बात करनी। इन दोनों ने बोला कि हम आइडियल क्यों है, क्योंकि हम आपकी कंडीशन स्टेबिलिटी वाली उसको फुलफिल कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हमें मिला कौन, फिर हमें आगे चलकर किससे मुलाकात हुई, हमारी मुलाकात हो गई आगे चलकर ऑक्सीजन से। अब मैंने बोला ऑक्सीजन को ध्यान से देखो। ऑक्सीजन को जब मैंने ध्यान से देखा तो ऑक्सीजन को देखने पर हमें यह पता लगा कि यार ये जो ऑक्सीजन भाई साहब है, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इनका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब इनके पास पहली वाली कक्षा में, पहली वाले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि हमें दिख भी रहे हैं। देखो आप, ये नंबर है बेटा, पहले शेल का नंबर है, ये पहला, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो सर्किल होगा, यानी कि उसके बाद वाला जो एनर्जी शेल होगा, वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सर, 6, क्योंकि टोटल 8 है। तो ये मैंने बोला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें तो चाहिए थे 8, तभी तो आप स्टेबल कहलाओगे। स्टेबल का मतलब हमें बनना है अपने आइडियल की तरह, आइडियल गैस की तरह। तो क्या अभी हम आइडियल हैं, नहीं है, क्योंकि हमारे लास्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स, हमें तो चाहिए थे 8। इसी वजह से ऑक्सीजन ने बोला कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कहीं से क्या ला कर दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ला कर दे दो, ताकि मैं क्या हो सकूं, स्टेबल हो सकूं, ठीक है। तो यदि हमने क्या किया, इसको कहीं से हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कहां से डाल दिए वो छोड़ो, पर मान लीजिए कहीं से मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन था वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा 2 का माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। और अब ये ऑक्सीजन आयन क्या हो जाएगा बच्चा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब ये सारी चर्चा मैंने क्यों की, सुनो ध्यान से। यदि आपने नोटिस किया हो तो अभी मैं आपको 2 चीजें बता चुका हूं, एक आयनिक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड, करेक्ट। चाहे आप आयनिक कंपाउंड की बात कर लो, चाहे आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात कर लो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, यदि मुझे किसी से दोस्ती करनी है, चाहे मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, चाहे मैं किसकी बात करूं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, मुझे किसी से दोस्ती करनी है, तो वो दोस्ती किस बात पर डिपेंड करती थी, वो इस बात पर डिपेंड करती थी कि यदि मैं स्टेबल हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा हूं, करेक्ट। जैसे कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। जब हमने NaCl की बात की थी तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, करेक्ट। इसका मतलब मुझे यदि स्टेबल होना है तो किसकी मदद चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की मदद चाहिए ना, करेक्ट। बच्चा जितने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम स्टेबल होते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन हमें मदद करते हैं हमारी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए या खुद को आइडियल बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। अब चाहे आप स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को दान करें, चाहे आप किसी से रिसीव करें, चाहे आप क्या करें, शेयरिंग कर लें। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। जब आपने, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं यहीं, ये NaCl वाला एग्जाम्पल था,
और यहां था हमारा कौन सा HCl वाला, ये आयनिक कंपाउंड था बच्चा, आयनिक कंपाउंड, और ये कौन सा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यदि मुझे खुद को स्टेबल बनाना है तो मुझे किसकी हेल्प लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। जितने इलेक्ट्रॉन मुझे स्टेबिलिटी के लिए मदद करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लेना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को देना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पड़े, एट द एंड यदि वो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे स्टेबिलिटी लेने में मदद कर रहे हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं, हमारी वैलेंसी। और बेटा ये जो लास्ट वाली कक्षा होती है, ये जो लास्ट वाली शेल होती है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, ये जो लास्ट वाली शेल होती है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। क्यों? क्योंकि इसी कक्षा, इसी शेल से देखकर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है कि शेयर करना है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन से यदि मैं पूछता हूं कि ऑक्सीजन तुम्हें स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी कहलाएगी, 2। कितनी कहलाएगी, 2। और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यदि मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, कोई और एग्जाम्पल की बात अभी कर लेते हैं, यहां मैं बता दूंगा। Here comes the concept of valency. Valency refers to the ability of an element to form bonds with another atom. It indicates how an atom can give, accept और share electrons to achieve stability. जो मैंने आपको समझाया वही है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उठाया क्या बच्चा, मैंने उठाया कैल्शियम। अब कैल्शियम के साथ क्या हुआ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 20। इसका मतलब 2, 8 और 10। अब मुझे बताओ उसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। कितने एक्स्ट्रा हैं, होने चाहिए थे 8 स्टेबिलिटी के लिए, 2 एक्स्ट्रा थे, तो इसने क्या कहा, इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन को भगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करो, बाहर करो। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकल लिए तो हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और कितना आया, 2। इसका मतलब मुझे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर देने पड़े, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाले यही मेरी क्या कहलाएगी, यही मेरी कहलाएगी वैलेंसी। और एक चीज आप यहां ध्यान से पढ़ें, वैलेंसी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर एटम। ये क्यों लिखा है, सुनो बेटा, जब मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आपको नहीं लगता कोई सामने वाला व्यक्ति वो 2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। जैसे कि जब आपने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के भेजा था बाहर, तो वो किसने तुरंत पकड़ लिया था, क्लोरीन ने पकड़ लिया था। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना था, आयन वाला, इसी को हमने बोला था आयनिक कंपाउंड। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी सर, +1, या सिंपली 1 बोल दूं? क्या क्लोरीन के लिए मैं बोल सकता हूं -1 या सिंपली 1 बोल सकता हूं? यदि मैं चार्ज हटा दूं तो 1 और -1 की जगह +1 और -1 की जगह 1 तो बोल सकता हूं। एक को इलेक्ट्रॉन निकालना था, एक को इलेक्ट्रॉन लेना था, करेक्ट। पर इन दोनों की मदद से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो एक्सचेंज किया है, इस चक्कर में इनकी जो दोस्ती हुई है, इसका मतलब बेटा इनके बीच में क्या बन गया है, इनके बीच में बन गया एक बॉन्ड। जैसे हमारे लोग नहीं होते, हम दोस्ती में क्या बोलते हैं, यार मेरा उस दोस्त के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी होती है ना, ये हमें ये भी बताती है कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हम कैसा बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि सोडियम और क्लोराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड था, आयनिक कंपाउंड बना है, ठीक है। तो ये जो बैलेंसी होती है ये हमें ये भी बताती है कि हमारा जो एलिमेंट है इसके साथ हम किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करने वाले, मैं बोलने वाला था बॉम्ब फॉर्म्ड, ठीक है, हम किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं, ये भी हमें वो बैलेंसी बताती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भैया ये बैलेंसी का सेंस क्या है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। लाइक हम किसको ले लें, हम लेते हैं पोटेशियम ले लीजिए, अरे भैया पोटेशियम या एल्यूमिनियम ले लो, है ना, लेट कंसीडर हमने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। अब जब आप एल्यूमिनियम को लेते हो तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अब 13 है, इसका मतलब भाई साहब इसके पहले 2 होंगे, फिर 8 होगा, फिर कितना होगा, 3, यानी कि फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद होंगे 8 और लास्ट में कितने होंगे, 3 होंगे, करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान है कि इलेक्ट्रॉन्स का आना आसान है, लास्ट में हमें चाहिए थे 8, भाई साहब के पास है 3,
तो 5 तो आने से रहे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इन्होंने बोला 3 को भगाओ। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे, यानी कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहां से बाहर कर दिया, तो ये जो एल्यूमिनियम है ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाता है बच्चा +3। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। क्यों है वैलेंसी 3, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। और ये जो बाहर की कक्षा है, इसको बाहर की शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल। एक चीज और यही समझ लो, क्यों लिखा था बॉन्ड बॉन्ड वाली बात, इसका मतलब समझते हो आप। बॉन्ड का मतलब क्या है कि अब यदि मुझे एल्यूमिनियम को किसी के साथ जोड़ना है, बॉन्ड बनाना है, दोस्ती करानी है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे सामने वाले को, 3। तो अब आपके पास ना 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नहीं बल्कि मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूं। जब भी आप एल्यूमिनियम की किसी के साथ दोस्ती कराना चाहते हो, अच्छा इस एग्जाम्पल को छोड़ो, आप तो और आसान वाला एग्जाम्पल समझो, समझ में आएगा। जैसे आपको मैंने समझाया था ना अभी ऑक्सीजन वाली बात, जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको खाना पड़ता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8, 2 और 6, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी कि कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। यानी कि जब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बनाता है, दोस्ती करता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं खाऊंगा, ठीक है। अब यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन खाने हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको कोई भी ऐसा व्यक्ति लाके दे दो, या तो जो डायरेक्ट इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या अलग अलग लोग इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दें। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम यूजुअली एक चीज पढ़ते हैं H2O। क्या पढ़ते हैं, H2O, हाँ है ना, पढ़ते हो ना आप H2O, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ H2O का मतलब क्या है। H2O का मतलब पता है, समझते हो बेटा बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं। जब ऑक्सीजन को आप देखते हो, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, ये मैंने बना दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब आप मुझे बताइए इसकी वैलेंसी कितनी थी सर, 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जैसे ही यहां से हाइड्रोजन लोग आते हैं, हाइड्रोजन से इसकी मुलाकात हुई, अब हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास तो 1-1 इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था। अब हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकता, नहीं तो ये खुद खाली हो जाएगा, है ना, बाबा जी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते, शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। अब यदि हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन से, तो हाइड्रोजन देखो, मान लो उसने 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर ली, तो हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट होने लगेंगे, 2। यहां हाइड्रोजन ने इससे शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन के पास कितने काउंट होने लगेंगे, 2। हाइड्रोजन अपने आप को क्या करने लगेगा, स्टेबल। हाइड्रोजन को तो क्या बोल देगा, हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं हो गया स्टेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन ने अब अपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए आफ्टर शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग के बाद। तो ऑक्सीजन ने देखा यार मेरे पास भी 8 हो गए, क्योंकि हमने तो शेयर कर लिया, 2, 2, 4, 2, 6 और ये हो गए 8। इस तरीके से ये बन गया H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं। अब ये जो बीच में आपको डंडी दिख रही है ना, यही कहलाएगा हमारे लिए केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है, समझे। तो ये जो केमिकल बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि हमने या तो इलेक्ट्रॉन को दान किया है, रिसीव किया है, या शेयरिंग की है। बेसिकली हमने अपनी वैलेंसी के चक्कर में, जितनी वैलेंसी है, जैसे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी तो 2 डंडे बाहर निकल गए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती बच्चा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यदि 3 है तो कितने डंडे बाहर निकलेंगे, 3 डंडे, क्योंकि वो 3 हाथ से दोस्ती करेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी 4, इसका मतलब उसको दोस्ती करने के लिए कितने डंडे चाहिए, 4 डंडे चाहिए। ये उसका सेंस होता है, और ये उसकी वैलेंसी को भी बताता है, जितनी वैलेंसी उतने डंडे। सिंपल, केमिकल बॉन्ड का सिंपल मतलब यही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई साहब क्या है ये फंडा। देखो जो मैंने आपको समझाया ना H2 वाला एग्जांपल, वो यही था। इन्होंने क्या किया था, शेयरिंग कर ली थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, ठीक है। मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास दान देने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि आयन वायन नहीं बनाएंगे। इन्होंने बोला हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग का मतलब तुम्हारा भी हक, हमारा भी हक, क्योंकि यदि किसी एक ने दान कर दिया तो दूसरा व्यक्ति परेशानी में आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कौन सा कंपाउंड बनाया था, आयनिक ना, इन्होंने बनाया था मॉलिक्यूलर कंपाउंड। लेकिन बच्चा वैलेंसी की बात यहां भी होगी। क्यों होगी वैलेंसी की बात, क्योंकि चाहे आप इलेक्ट्रॉन दान करें, चाहे इलेक्ट्रॉन आप रिसीव करें, चाहे इलेक्ट्रॉन की आप शेयरिंग करें, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां वाली कक्षा में होना चाहिए, लास्ट वाले सर्किल में, लास्ट वाले एनर्जी शेल में होना चाहिए। उस शेल का नाम होता है वैलेंसी शेल, और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, जो हमारे बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है, या सिंपली वैलेंसी कहलाएंगे। ओके चलो
चलो, अरे अरे कहाँ, अरे भैया कहाँ धूम मचा दिए तुम, कहाँ कहाँ। अब बेटा जब भी हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, केमिकल फॉर्मूला जब भी हम लिखना चाहते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। हम अपने मन से या अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ केमिकल फॉर्मूलाज के रूल फॉलो करने हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल क्या होता है, इन द केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इन द केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड्स। यहां आपको दिख रहा है HCl, मान लीजिए मुझे क्या बनाना है, HCl। तो पहली बात तो ये कौन सा कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर, ये आयंस नहीं बनाया रहता है ना, मैंने आपको समझाया था। अच्छा इसमें कितने एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी आप कोई बाइनरी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स वाला लिखते हो तो सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि इनका ये कहना है कि आप पहले सिंबल लिख दो, जैसे कि मैंने किसका लिख दिया, हाइड्रोजन का, और मैंने किसका लिख दिया, क्लोरीन का। आप ऐसे सिंबल लिख दो, ठीक है, और उसके नीचे क्या करना है, बिलो ईच सिंबल देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज आर इंडिकेटेड, यानी कि इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख दो। जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हमेशा याद रखो बेटा, हाइड्रोजन जो होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दान नहीं कर सकता, हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, तो आपने इसकी वैलेंसी नीचे लिख दी। क्लोरीन, क्लोरीन बेटा इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे सॉरी 2, 8 और 7, इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 ना, इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी बच्चा, 1 होगी। बस फर्क ये है कि अभी इनमें क्या हो रहा है, शेयरिंग। अच्छा वही मान लीजिए मैं क्या लिख देता, वही मान लीजिए मैं क्या लिख देता, मान लीजिए मैं लिख देता सोडियम, तो सोडियम क्या होता है 2, 8 और 1, क्योंकि 11 होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता अपने आप को स्टेबल होने के लिए, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी कहलाती, नीचे लिख देता हूं, इसकी वैलेंसी कितनी कहलाती, 1 कहलाती। वही एल्यूमिनियम को स्टेबल एल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए था, एल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ा, तो इसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी एल्यूमिनियम की, 3 कहलाएगी। बेसिकली जितने आपको स्टेबिलिटी के लिए हेल्प चाहिए इलेक्ट्रॉन से, उतनी ही आपकी बैलेंसी कहलाती है। सिंपल, क्लियर। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने एलिमेंट लिखने और उनके नीचे क्या लिख देंगे, उनकी बैलेंसी लिख देंगे। क्लियर, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि मान लीजिए आप कोई आयनिक, पिछला में हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात की, अब क्या बोला उन्होंने, फॉर सिंपल आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ फॉर्म मोनो एटॉमिक आयंस द सिंबल ऑफ द मेटल एटम्स forming the cation is written first followed by the symbol of the non-metal forming the anion। इनका ये कहना है कि जब आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखते हो, उसकी चर्चा आप कर चुके हो, अब मान लीजिए आपको क्या लिखना है, कोई आयनिक कंपाउंड लिखना है, तो आप क्या करने वाले हो, सिंपल, सबसे पहले तो ध्यान रखो जो कैटाइन वाला हिस्सा है, यानी कि जो आयन को पॉजिटिव तरीके से बनाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, उसको पहले टपकाओ, उसको पहले लिखो, और जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन को खाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, उनको बाद में लिखो, एनाइन को बाद में लिखो, और सेम इनकी बैलेंस भी लिख दो नीचे, +1 -1 ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप 1 1 भी लिख सकते हो। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे, साइन को तो हम वैसे भी हटा देते हैं, तो आप इनकी वैलेंसी टपका दो। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान करने पर ये स्टेबल और एक इलेक्ट्रॉन को खाने पर ये भी स्टेबल, इसलिए एक एक इनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो जैसा आपने मॉलिक्यूलर में किया वैसे ही आपको आयनिक में भी कर देना है, और कुछ नया कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, in the case of ionic compounds containing polyatomic ions the formula of the polyatomic ion is enclosed in brackets। ठीक है, इनका ये कहना है, देखो जब तक हमारा मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक का मतलब कोई ऐसा आयन जो कि इसी एक एटम से बना था, जैसे अभी आपने किसको देखा था, सोडियम, क्लोरीन, कितने एटम से बना था, एक एक। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखो, सल्फेट लिखा है वहां, सल्फेट, ठीक है, अभी ये सल्फेट लिखा, अभी आयन नहीं लिखा। इनका ये कहना है कि फॉर एग्जांपल जब कोई पॉली एटॉमिक आएगा, पॉली एटॉमिक का मतलब जिसमें अलग अलग, अरे ये दिख ही नहीं रहा, पॉली एटॉमिक का मतलब जिसमें अलग अलग एटम है, सल्फर जैसे कि ऑक्सीजन, इसके कितने एटम है, 1, इसके कितने एटम है, 4, है ना, तो ये पॉली एटॉमिक है। तो जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन आप बनाते हो तो हमेशा याद रखो इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करना होता है, जैसे मैंने यहां करके दिया। अच्छा इसकी बैलेंसी कितनी होती है बच्चा, इसकी बैलेंस, अरे दिख ही नहीं रहा यार, ये तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी होती है 2। हालांकि ये 2 माइनस के तरीके से होता है, बट फिलहाल के लिए हम इसको 2 बोल देते हैं या -2 बोल देते हैं, ठीक है, ये इसकी बैलेंसी होती है। ये आपको कैसे पता चली, आपको मैंने वो टेबल दी थी ना, वो टेबल में जाके देखिएगा, वहां लिखा हुआ है -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द वैलेंसीज ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन दीज वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर। इनका ये कहना है कि बाई चांस यदि आपने दो कंपाउंड
दो लोगों को मिलकर एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एक x और एक लिया आपने y। अब इसकी वैलेंसी मान लो कितनी है 4, इसकी वैलेंसी मान लो कितनी है 6, ठीक है। तो आप क्या करो, इन 4 और 6 का यूज मत करो, इसको ना किसी ऐसे व्यक्ति से डिवाइड कर दो, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर लो जो कॉमन है। जैसे कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इनका इस्तेमाल करो, मतलब कि आप इनको आसान बना लो। 4 और 6 की जगह उसको लिख दो 2 और 3। ये इनका कहना था, बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी, ठीक है। चलो अब फाइनली हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस सिस्टम। अब ये जो तुमसे करवाया जा रहा है ना कि यार पहले तुम लिख दो क्या एलिमेंट और नीचे क्या लिख दो उनकी बैलेंस, ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि हमें एक सिस्टम फॉलो करना है और वो सिस्टम होता है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, सुनिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने क्या किया, ये लिया सोडियम और ये ले लिया मैंने क्लोरीन, यही समझाया उन्होंने। या एक हमने ले लिया हाइड्रोजन और एक हमने क्या ले लिया क्लोरीन। इनका ये कहना है कि जब आप सोडियम को लिखते हो तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को फ्री कर लेगा। क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है 1, क्योंकि वो भी अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन देकर फ्री कर लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन खा के फ्री कर लेगा। तो क्रिस क्रॉस का मतलब ये है, सिंपल सा लॉजिक ये क्रिस क्रॉस का, कि जो क्लोरीन के नीचे तुमने बैलेंसी लिखी है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है सोडियम से, और जो सोडियम के नीचे बैलेंसी लिखी है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन से। और मल्टीप्लाई का मतलब पूरे में मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उसको मल्टीप्लाई को दिखाना है। मैं आपको समझाऊंगा अभी आराम से, सुनिए। पहले दूसरा एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। सोडियम के नीचे उसकी बैलेंसी लिखी, क्लोरीन के नीचे उसकी बैलेंसी लिखी और फिर आपको क्रिस क्रॉस कर देना है, यानी कि जो बैलेंसी क्लोरीन के नीचे उसको सोडियम के साथ चिपका दो और जो बैलेंसी सोडियम के नीचे उसको क्लोरीन के साथ चिपका दो, ठीक है। अभी इस वाले एग्जांपल में आपको उतना समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि सर इसके नीचे 1 1 लिखा है और जब 1 1 लिखा होता है तो हम उसको जनरली लिखते नहीं है, 1 1 को लिखते नहीं है। यदि कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब, यदि मान लो कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब सोडियम में नीचे ऑलरेडी, बेटा इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी कि जब आप किसी लेटर के नीचे नंबर लिखते हो ना तो, या उसके नीचे कुछ लिखते हो, उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जब भी आप वैलेंसी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं लिखते या बाजू में नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं उसके सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो पॉइंट क्या है, आपने सोडियम के नीचे की बैलेंसी क्लोरीन के साथ चिपका दी, क्लोरीन के नीचे की बैलेंसी सोडियम के साथ चिपका दी। अब आपको ये हो सकता है देखने में समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि बेटा जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 1 होता है। लेकिन मैं आपको दूसरा समझाता हूं तरीका। देखो फॉर एग्जाम्पल बाई चांस मैंने क्या लिखा, कार्बन और ऑक्सीजन लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिया, कार्बन ऑक्सीजन, नहीं इसको नहीं लेते हैं। कौन सा वाला एग्जाम्पल ले लें? फॉर एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल H2O ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया H2O वाला एग्जाम्पल। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है H2O, या कैसे बना H2O वो समझते हैं। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है 1, अभी समझाया था ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशता है जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सके। तो उसकी बैलेंसी भी कितनी होगी 1, क्योंकि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है। यानी कि खेल कितने इलेक्ट्रॉन का है, 1 का। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है 2, अब तक तो सीख गए होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से 2 और 6 का फंडा है, लास्ट में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका ऑक्टेव पूरा हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब क्रिस क्रॉस का मतलब क्या था, इस 2 को यहां चिपका दो और इस 1 को यहां चिपका दो। इसी वजह से जब आप H2O का फॉर्मूला देखते हो तो H के नीचे सबस्क्रिप्ट का मतलब ये था, नीचे लिखते हैं H2O लिखते हैं, क्योंकि ये 2 इधर गया और 1 यहां चला गया। ये होता है क्रिस क्रॉस का मतलब, और यही काम आपको करना है, ठीक है। जब भी आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्रिस क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिस क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल करने से पहले आपको उस एलिमेंट के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट हो सकता है कोई आयन हो, पॉली एटॉमिक, जैसे कि सल्फेट, जैसे कि कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। द सिंबल्स फॉर आई अपेयरिंग इन दिस पोजीशन आर ओमिटेड, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, इसको भी हम हटा दिए। बेसिकली क्या करते हैं, जब कोई 1 होता है, आई होता है, उसको हम 1 लिखा हुआ है वैसे वहां, जब 1 वगैरह होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते। और प्लस माइनस, आयंस में प्लस माइनस आते ना, कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं इसका मतलब -2, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं इसका मतलब +2। तो हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखते, उनको साइड में रखने के बाद सिर्फ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंकों का, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए जितनी बातें आपको समझाई गई हैं वो आपको ज्यादा क्लियर होंगी जब हम क्या करेंगे,
प्रश्न करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला प्रश्न आपके सामने ये है, देखो HCl की बात हुई है। अब HCl की बात हम करेंगे फटाफट से। देखो क्या हुआ बच्चा, हाइड्रोजन जो था, आजा बेटा, जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो किसी को दे नहीं सकता, करेक्ट? वो हमेशा शेयरिंग करना पसंद करता है, लेकिन खेल तो एक इलेक्ट्रॉन का है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अच्छा, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? याद करो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 का मतलब 2, 8 और 7, कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। अब फटाफट से क्या कर दो, क्रिस क्रॉस मार दो। क्रिस क्रॉस का मतलब इसका नंबर यहां, इसका नंबर यहां, इसलिए आपका फॉर्मूला बनता है HCl। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना प्रभु जी। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहां गया ये? आ गया ना? हाँ। अब बच्चा देखो, हाइड्रोजन जो है, अगेन इसकी वैलेंसी तो 1 है, ये तो आप सीख गए। सल्फर जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 16। अब 16 का मतलब सर 2, 8 और 6। 16 का मतलब तो ये हुआ ना, 2 फिर 8 और 6। लास्ट में हमें कितने चाहिए थे? 8। भाई साहब के पास है कितने? 6। तो कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन का खेल होना जरूरी है। 2 इलेक्ट्रॉन का खेल होना जरूरी है, इसका मतलब 2 ही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। अब आप मुझे बताओ, यदि इसकी वैलेंसी 2 है तो हमने उसके नीचे लिख दिया, क्रिस क्रॉस मार दो। क्रिस क्रॉस का मतलब फटाफट से इधर का इधर, इधर का इधर, तो ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा S। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंपल, बस इतना ही करना है प्रभु जी आपको। थर्ड एग्जाम्पल, कार्बन और क्लोरीन। अब देखो कार्बन भाई साहब, ये जो कार्बन भाई साहब है, इनका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा क्या? 6। अब 6 का मतलब पहली कक्षा में पहले शेल में होंगे 2 और बाहर वाली शेल में होंगे 4। अब 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनको जरूरत कितने की है? चाहो देखो, इनको अपने ऑक्टेव को, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 ना। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का खेला होने वाला है? 4 का खेला होने वाला है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो वो मैंने नीचे लिख दी, ये कार्बन, उसकी वैलेंसी लिख दी मैंने 4। क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 होती है, अब तक हम जान ही चुके हैं, बस क्रिस क्रॉस मारो, क्रिस क्रॉस, ये जाएगा कार्बन, ये जाएगा क्लोरीन, तो ये हो जाएगा CCl4। इसको हम बोलते हैं कार्बन क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बट टेट्रा वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, है ना? अच्छा कर दिया है, बट ठीक है, कार्बन क्लोराइड बोलना ज्यादा सही है, ठीक है, करेक्ट, ओके। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करनी भैया? आगे हमें बात करनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब जो मैग्नीशियम भाई साहब, अरे ऊपर जाना भाई साहब, हाँ, ये जो मैग्नीशियम भाई साहब होते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चा? इनकी वैलेंसी होती है 2 प्लस। क्यों है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दान दिया हुआ है। तो अब मैग्नीशियम भाई साहब की वैलेंसी आपके पास 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो क्रिस क्रॉस मारा तो देखो Mg के नीचे आपने 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, जबकि क्लोरीन के नीचे ये चला गया 2, तो Cl2। बस सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना। क्रिस क्रॉस करके आपको उसका नंबर वहां नीचे टपका के लिख देना है, दैट बिकम योर केमिकल फॉर्मूला, बस, है ना? बहुत ज्यादा अपने आप को दिमाग को उलझाना नहीं है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, कितनी देर से समझा रहा हूं, 13 होने के चक्कर में उसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 3, वो निकाल देता है, इसलिए उस 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने के चक्कर में वो हो जाएगा स्टेबल। भूल तो नहीं गए? एल्यूमिनियम 13 था ना, 2, 8 और 3, ये 3 को भगाता है। अब जब 3 को भगाएगा मतलब खेल कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ? 3 का, तो वही उसकी वैलेंसी बन गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो आप बहुत देर से देख रहे हो, 2, बस क्रिस क्रॉस मारा, Al के साथ 2 चला गया, ऑक्सीजन के साथ 3 चला गया, लो हो गया फॉर्मूला। कितना सिंपल है। अरे भाई ये कैल्शियम की होती है 2 प्लस। 2 प्लस क्यों? क्योंकि वो दान दे रहा है। ऑक्सीजन की 2। अब देखो वो जो रूल आया था ना, रूल क्या था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो कर दो। इन्होंने काट दिया, काट दिया का मतलब कैल्शियम की वैलेंसी अब 1 प्लस कहलाने लगी। बेसिकली थी वो 2 प्लस, लेकिन मैंने उसको काट दिया, तो ये समझ लो यहाँ 1 आ गया और ऑक्सीजन के नीचे भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? CaO, यहां से 1, यहां से 1, साइन नहीं लेते, प्लस माइनस हम काउंट नहीं करते, ठीक है।
सोडियम नाइट्रेट। अब देखो इसमें क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का वैलेंसी कितनी होती है, एक। अब तक तो आप सीख गए होगे क्योंकि हर बार उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये बेटा नाइट्रेट जो होता है ये क्या है अपने आप में, पॉली एटॉमिक आयन होता है। आपको जो लिस्ट दी गई उसमें आपको नाइट्रेट मिल जाएगा, वो पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसमें कितने एटम्स हैं टोटल, 4, एक सोडियम एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए 4। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चा, इसकी वैलेंसी 1 होती है ना, इसके ऊपर भी लिखा जाता है वो, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, वो आपके वहां उस टेबल में है, धीरे धीरे वो आपको याद भी हो जाएगी। बस क्रिस क्रॉस मारा तो ये सोडियम 1 नाइट्रेट 1 फाइनली बन गया सोडियम नाइट्रेट का सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। आपको इस बात पे नहीं उलझना है कि सर हम ये कैसे याद रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीजों को समझते समझते अपने आप याद हो जाएगा। सिमिलरली देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड आयन की 1, ये पहुंच गया OH। अब देखो ध्यान से, ये 2 यहां पहुंच गया और 1 यहां पहुंच गया, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, लो कुछ दिक्कत तकलीफ नहीं ना, सिंपल सी चीज है। सिमिलरली होता है सोडियम कार्बोनेट, बस बैलेंसी लिखी और क्रिस क्रॉस मार के उनके फॉर्मूले को बना दिया। सोडियम के नीचे यहाँ कार्बोनेट की बैलेंसी चिपकी Na2 और CO3 अपने आप में ये 1 लेके जाएगा, इसका मतलब वहां कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए Na2 और CO3 तो एज इट इज। क्यों, क्योंकि CO3 का किससे मल्टीप्लाई होना था, 1 से, तो 1 से तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। चलिए आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लास्ट में आता है NH4 SO4। अब देखो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही अपने आप में मोनो एटॉमिक आयन है क्या, नहीं, ये है पॉली एटॉमिक आयन। क्यों, क्योंकि इसमें भी कितने एटम्स आ रहे हैं सर, 5 है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, 5 हो गए। यहां देखो टोटल कितने हैं, यहां भी 5 है, पॉली एटॉमिक आयन है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको वही काम करना है, इनकी वैलेंसी टपकाई। NH4 की वैलेंसी कितनी होती है भाई साहब, 1 या +1 बोल लो, और सल्फेट की होती है -2, लेकिन हम प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे, बस क्रिस क्रॉस मारेंगे। क्रिस क्रॉस मारने के चक्कर में ये NH4 के साथ आपको 2 देखने मिल रहा है, तो आपने यहाँ 2 लगाया, क्योंकि हमें इसको सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखना पड़ता है। और सल्फेट के साथ तो भैया 1 का इंटू हुआ है, तो 1 को गुणा करने का तो कोई सेंस ही नहीं, दिखता भी नहीं है, तो ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है ये काम खत्म, यानी कि केमिकल फॉर्मूला लिखना तो आई होप आप सीख गए होंगे। अब फाइनली आता है इस चैप्टर के कुछ खास लास्ट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला नाम है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है भैया, आपको याद है मैंने आपको एटॉमिक मास बताया था कि किसी एटम के मास को जब हम चेक करते हैं, किसी भी एटॉमिक मास को काउंट करते हैं, तो वो जो कार्बन 12 था, याद है आपको, कार्बन 12 का आपने 12वां हिस्सा लिया था, याद है कि भूल गए, नहीं याद है तो एक बार जाके देखिएगा। अब यदि आपको वो चर्चा याद हो तो मैंने आपको वहां एक बात बताई थी बड़े प्यार से कि जब भी आप किसी भी एटॉमिक मास को लिखते हो, एटॉमिक मास को लिखते हो, तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, AMU, जिसका फुल फॉर्म क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम अपना वजन किस में चेक करते हैं, किलोग्राम ग्राम में, ऐसे ही इन्होंने जब हम किसी भी एटम के मास को चेक करते थे तो AMU लिखते थे। जैसे कि कार्बन का वजन कितना था, 12 AMU, हाइड्रोजन का कितना था सर, 1 AMU, हाँ या ना, नाइट्रोजन का कितना था सर, 14 AMU। इस तरीके से हम लिखते थे। इनका ये कहना है, देखो क्या लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब भाई साहब कुछ मत करो, तुम अभी कैसे लिख रहे थे, AMU, और याद करो मैंने एक चीज और बताई थी, AMU की जगह कुछ कुछ जगह क्या लिखा मिलेगा आपको, सीधा U। तो यदि किसी का मन है तो कार्बन को 12 AMU भी बोल सकता है या फिर 12 U भी बोल सकता है, हाइड्रोजन को 1 AMU भी बोल सकता है, 1 U भी बोल सकता है, नाइट्रोजन को 4 AMU भी बोल सकता है, 14 U भी बोल सकता है। इनका यह कहना है कि इस U की जगह यदि तुम क्या लगा दो, G लगा दो, यानी कि क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, तो वही चीज क्या बन जाएगी, ग्राम एटॉमिक मास। बस इतना ही कहा था। इनने कहा था जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बस मेरी बात मान लो, इनका यूनिट चेंज कर दो। यूनिट का मतलब जो तुम अभी AMU लिख रहे हो ना, या U लिख रहे हो, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो, ग्राम लिख दो, तो बन गया क्या, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। पढ़ो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU और U, और इट कैन बी रिटन विदाउट यूनिट्स बिकॉज इट इज द रिलेटिव मास। बताया था ना तराजू वाला रिलेटिव मास। अब एटॉमिक मास यदि आप ग्राम में क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो, तो यही चीज क्या बन जाएगी, ग्राम एटॉमिक मास। बस मतलब लिखने का सिर्फ तरीका बदला है और कुछ नहीं बदला। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का कितना होता था, 1 U, मैंने लिख दिया 1 G।
ऑक्सीजन का कितना होता था 16U, मैंने लिख दिया 16G, बस इतनी सी बात, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब ऐसे ही यदि मैं मॉलिक्यूल्स के साथ भी कर दूं, अब मैं ऐसे ही क्या कर दूं, मॉलिक्यूल्स के साथ भी कर दूं, जैसे कि आप किसी मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल आपने किसका कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल आपने H2O का कैलकुलेट किया। सर हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है सर 1U, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा सर 2U, मैंने कहा लिख दो 2U। ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16U, मैंने कहा लिख दो, टोटल कितना हो गया 18U। पर इन्होंने बोला क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनका कहना था U मत लिखो, बस वहां क्या लिख दो 18 ग्राम, बन गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। एटॉमिक मास में G लगा दिया, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास में G लगा दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नया कुछ नहीं है। देखो आप, ये देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, बेटा ये H2, ये वाला H2 लिखा है, देखो ये वाला H2, ये H2 का मॉलिक्यूल है। टोटल कितना हो जाएगा मास 2 यूनिट, लेकिन उन्होंने कहा 2 यूनिट मत लिखो, आप लिखो 2 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 32U मत लिखो, 32 ग्राम लिख दो, है ना। पानी के लिए H2O के लिए 18U मत लिखो, 18 ग्राम लिख दो, यानी कि अपने मॉलिक्यूल को U में ना लिखकर आप ग्राम में लिख दो, तो वो बन गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट्स इट, ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया। मतलब आपको लग रहा होगा कि कुछ नया पढ़ना, नया नहीं पढ़ना, बस नया लिखने का तरीका बता दिया उन्होंने, ठीक है। चलो लास्ट में आता है आपका फॉर्मूला यूनिट मास। ये क्या है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे थे वही है। देखो ध्यान से क्या लिखा उन्होंने, इनका ये कहना है कि आप जब किसी भी कंपाउंड को बनाते हो, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते हो, तो यदि हम उस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वो मॉलिक्यूल किससे बना होगा, किसी एटम से मिलकर बना होगा ना। बस क्या करो, उन एटम के मास को जोड़ दो तो बन गया फॉर्मूला यूनिट मास। देखो ध्यान से क्या किया उन्होंने, जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब, जो एग्जाम्पल है वही बता रहा हूं, सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है भाई साहब, ये तो एटॉमिक नंबर है, ये होता है आपका 23U। अब यदि मैं इसको ग्राम में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मैंने कहा ठीक है। वहीं जो क्लोरीन है, क्लोरीन भाई साहब है, ये कितने होते हैं, क्लोरीन भाई साहब होते हैं 35.5 होते हैं। इसको यू लिख सकते हो, ग्राम भी लिख सकते हो, कोई डिपेंड, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यू लिखोगे तो जनरली आप उसको बोलोगे, और यदि आप ग्राम लिखोगे तो क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या हुआ, जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वही आपके लिए क्या कहलाएगा, वही आपके लिए कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। जोड़ने पर देखो क्या आ रहा है, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 58.5। ये हो गया तुम्हारा NaCl का मास, और इसी को बोल दिया ना फॉर्मूला यूनिट मास। सिंपल, दैट्स इट, क्लियर। तो ये होता है आपका फॉर्मूला यूनिट मास। अब इस चैप्टर में बस एक ही चीज बची बच्चा, फटाफट से देख लो, मूल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अवोगाद्रो जी। इन्होंने क्या बताया सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं कि 1 दर्जन केले लेके आओ, क्या लेके आओ, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन, तो आप कितने केले लेकर आओगे, 12 केले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये तो आप जानते हो, समझते हो, लेकिन जो आयंस होते हैं, गैसेस होती हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इनकी जो काउंटिंग होती है ये आप 1 दर्जन 12 13 इसमें नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर्स में करना पड़ा। और जब आप बड़े बड़े नंबर्स में करते हो तो इस चक्कर में क्या होता है, बड़े बड़े नंबर्स के लिए आपको एक नया टर्म यूज करना पड़ा, मोल। अब ये मोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फटाफट से समझ लो। जब मैं आपसे कहता हूं कि 1 डजन या 1 दर्जन केले, तो आप क्या बोलते हो सर, 12। अब मैं 1 दर्जन, मान लो आपसे बोलूं कि 1 दर्जन क्या लेके आओ, पेन, तो आप कितने केले लेकर आओगे, 12 पेन लेकर आओगे, केले बोल रहा हूं मैं। यदि मैं बोलूं 1 दर्जन क्या लेकर आओ, किताबें, तो आप 12 किताबें लेकर आओगे, करेक्ट। अवोगाद्रो साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल के दिया, मोल। क्यों निकाला, क्योंकि यार 1 दर्जन में तो केवल 12 आ रहे हैं। एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, करेक्ट, ये तो बहुत छोटे होते हैं। 12 करते करते तो कितनी सारी काउंटिंग करोगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, कुछ बड़ा नंबर लाओ। तो वो भाई साहब लेकर आए कितना बड़ा नंबर, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, जिसका कैलकुलेशन होता है 6.023 इंटू 10⁻²3। यदि किसी चीज में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ध्यान सुनना, यदि किसी चीज में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स यदि इतने बढ़ जाएं, जिसका नंबर हो जाए 6.023 इंटू 10⁻²3, तो ये कहलाएगा 1 मोल। नहीं समझे, मैं समझाता हूं।
आप 1 दर्जन केले लेकर आए तो उसमें कितने केले थे? 12। अब मैंने बोला एक काम करो, कितने केले लेकर आओ? 1 मोल केले। मतलब पता है कितने केले लाने पड़ेंगे? इतने केले लाने पड़ेंगे। मैंने बोला एक काम करो, 1 मोल किताबें लेकर आओ, तो कितनी किताबें लानी पड़ेंगी? इतनी किताबें लानी पड़ेंगी। मैंने बोला 1 मोल जूते लेकर आओ, इतने जूते। मतलब कुछ नहीं है, ये जैसे 1 दर्जन में 12 था ना, 1 मोल में इतने नंबर्स होते हैं। अब इतना बड़ा नंबर हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? क्योंकि जब हम एटम्स की बात करते हो, मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, आयंस की बात करते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, तो उनको हम 12, 13 ऐसे नंबर में बात नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपने एक बड़ा नंबर इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें बड़ा नंबर इस्तेमाल करना पड़ा। क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। हालांकि इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे आप मोल को काउंट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पर मैं चाहूंगा कि इस पर आप अभी ध्यान नहीं देंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। बट फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कि यार ये जो मोल का फॉर्मूला है कि यदि मुझे किसी चीज में मोल्स निकालने तो क्या करने वाले हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बट एक बार थ्योरी पढ़ लो। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। किसी भी चीज के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये फिक्स्ड होगा। यदि आपने 1 मोल केले बोल दिए तो कितना केले लाना है? वही अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ये बात हमें किसने समझाई थी? अवोगाद्रो साइंटिस्ट ने समझाई थी, है ना। और इसी वजह से हमने उसको बोल दिया कि जितने पार्टिकल्स हमारे उस अवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे 1 मोल। ठीक है, यही हमारे 1 मोल का कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही भी आपको याद रखना है। यानी कि यदि आपको बोला जाए 1 मोल ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे? ये। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटा, ये चीज ना आपको बहुत स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना, यदि मैं आपसे बोल रहा हूं 1 मोल, इसका मतलब उसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स रहने वाले हैं, ये फिक्स है। ठीक है, जैसे 1 दर्जन में 12, वैसे ही 1 मोल में ये। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और नीचे साथ में क्या लिखा है? पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। ये आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करेगा, मैं आपको लेकिन एक छोटे से एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने बोला सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23U। ये होता है सोडियम का एटॉमिक मास। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास ये होता है 23। अब ये जो 23 है, ये क्या है? इसका एटॉमिक मास। अब आप जानते हो कि यदि कोई सोडियम के इतने एटॉमिक मास में अंदर झांके तो उसको कितने पार्टिकल मिलेंगे? इसके अंदर एग्जैक्टली सोडियम एटम के कितने पार्टिकल मिलेंगे? इसके अंदर सोडियम एटम के आपको एग्जैक्टली मिलेंगे इतने पार्टिकल। ध्यान से सुनना, जब आपसे कोई बोलता है 1 मोल, 1 दर्जन का तो मतलब आपको पता है 12, मैंने बोला 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल? इतने। उसका यह भी सेंस होता है कि जब भी किसी एलिमेंट या किसी भी आप एटम को देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम एटम उठाया, इसका वजन कितना था? 23 यूनिट। ये जो 23 यूनिट है ना, ये अपने आप में 1 मोल के बराबर पार्टिकल रखता है। इसलिए यहां लिखा है यदि आप किसी भी एलिमेंट का 1 मोल उठाते हो जिसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। ध्यान रखना, एक तरफ मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक मास की। मान लीजिए मेरा वजन कितना है, मान लो मैं सोडियम हूं, तो मेरे वजन कितना होगा? एटॉमिक वजन कितना होगा? 23 यूनिट। और ये 23 जो मेरा वजन है एक सोडियम एटम का, इसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स मिलेंगे आपको? इसके अंदर टोटल मिलेंगे अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटॉमिक पार्टिकल्स। यदि मान लीजिए मेरा नाम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 यूनिट। मान लो मैंने अपने आप को बोल दिया मैं ऑक्सीजन हूं, तो मेरा मास कितना हो गया? 16 यूनिट। तो यदि मैं बोल दूं कि मैं 16 यूनिट हूं, इसका मतलब मेरा एटॉमिक मास कितना है? 16 यूनिट। तो मेरे अंदर एक एटॉमिक मास के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। याद रखिए, एक तरफ मैं बात कर रहा हूं उसके मास की और उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? अंदर इतने। ठीक है, हालांकि मैं आपको बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि मैंने बोला 1 मोल किताब, इतने ही किताबें। 1 मोल केले, इतनी केले। 1 मोल बल्ब, इतने बल्ब। बस इतना याद रखो। इसकी चर्चा मैं आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एनसीईआरटी की, तब आपको और अच्छे से बताऊंगा, वहां ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी।
बट फिर भी मैं चाहूँगा एक बार देख लीजिएगा, यदि आपको डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा। एज ऑफ नाउ फिलहाल मैं आपको यहीं बोलूँगा कि रुक जाइए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ते हो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहीं रुकते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और शिक्षा के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू बच्चा।